नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से सौरभ सिलेक्टिव क्लासेस में। तो साथियों, फिर से हम आ गए हैं यहाँ पे सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि से संबंधित एक और वीडियो लेकर, जो मध्य प्रदेश के पटवारी परीक्षा, वन रक्षक, आबकारी विभाग में जो भी पद आए या जेल प्रहरी से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो इस बार हम इसमें नए सिरे से चालू कर रहे हैं, जिसमें हम आज आपको प्राचीन इतिहास से महत्वपूर्ण आपसे प्रश्न लेकर आए हैं जो नए पैटर्न पर आधारित है। और ये पूरे जो क्वेश्चन रहेंगे, आपको हम 25 क्वेश्चन लाए हैं और यहाँ पे आपके जो सामान्य ज्ञान अभिरुचि में आपको 25 में से 25 दिलाने में मदद करेंगे, जिसमें से आपके अगर इतिहास से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे आप यहाँ पे नंबर अपना कन्फर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ सबसे पहले अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन निकल कर आता है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है यहाँ पे श्रेष्ठ। क्या? श्रेष्ठ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो सब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। जैसे आप जानते हैं बाबा रामदेव के बारे में, तो उनका भी जो संस्थान है पतंजलि, और बाबा रामदेव किसे से प्रसिद्ध हैं? आपके योग से प्रसिद्ध हैं। तो आप इस तरीके से भी इस चीज को याद रख सकते हैं कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि हैं। अब इनके बारे में कुछ और दर्शन हम देखते हैं कि जो भारतीय दर्शन और दार्शनिक मत एवं उनके प्रवर्तक कौन कौन है। तो सबसे पहला देखते हैं कि हम भारत के प्राचीनतम दर्शन कौन सा है। तो सांख्य दर्शन को भारत का प्राचीनतम दर्शन माना जाता है। दूसरा पूछता है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो जैसा हमने अभी पढ़ा पतंजलि। फिर है कि शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है, तो नागार्जुन। फिर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो जैमिनी। फिर आता है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो महर्षि गौतम। फिर आता है कर्म के सिद्धांत संबंध है मीमांसा से। फिर आता है कि काम सूत्र के प्रवर्तक कौन है, वात्सायन को कहा जाता है। और ये जो अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक किसे माना जाता है? शंकराचार्य को माना जाता है। तो इतने आपको भारतीय दर्शन और दार्शनिक मत एवं उनके प्रवर्तकों का नाम यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति आपकी किससे संबंधित है? किस समाज व्यवस्था से संबंधित है? किससे? समाज व्यवस्था से। तो इसके कुछ बिंदु पर हम नजर डालते हैं कि मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक धर्मशास्त्र है, जिसमें हिंदू कानून और प्राचीन समाज का आधारभूत कार्य है। और मनुस्मृति क्या है? पुस्तक के लेखक स्वयं कौन है? मनु है, जिन्हें धरती का प्रथम पुरुष माना जाता है और ये मनुष्य के रचयिता माने जाते हैं, मनु। और मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है। यह 1776 में अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहले संस्कृत ग्रंथों में से एक था। तो इस बात को भी आपको याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि 1776 में अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला संस्कृत ग्रंथ कौन सा था? तो कौन सा था? मनुस्मृति था। और इसे किसने किया? तो ब्रिटिश फिलॉजिस्ट सर विलियम जोन्स द्वारा इसे किया गया था। क्या? सर विलियम जोन्स द्वारा इसे इंग्लिश में अनुवाद किया गया था। और ब्रिटिश औपनिवेशक सरकार के लाभ के लिए हिंदू कानून का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो इस चीज को भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो अष्टाध्यायी के लेखक थे। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि। अब पाणिनि क्यों प्रसिद्ध हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो पाणिनि जो है आपका 700 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए हैं। मतलब ये व्याकरण गाथा थे, सबसे बड़ी व्याकरण के रचयिता माने जाते हैं आपके संस्कृत व्याकरण के पाणिनि। और इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। और इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय हैं और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र हैं। संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में पाणिनि का योगदान अतुलनीय माना जाता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि संस्कृत व्याकरण के रचयिता कौन है? तो अष्टाध्यायी और पाणिनि। ठीक है, अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? तो 8 अध्याय हैं और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ कहाँ हैं। तो आदि शंकराचार्य द्वारा जो 4 मठ स्थापित किए गए हैं वो है जोशी मठ, द्वारिका मठ, पुरी मठ, श्रृंगेरी मठ। अब इनके बारे में तो एक पॉइंट देखते हैं कि आदि शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में भारत की चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। तो जोशी मठ की जो स्थापना की थी उत्तराखंड में बद्रीनाथ
के नाम, क्या बद्रीनाथ जो है वहीं जोशी मठ स्थापित किया गया उत्तराखंड में। फिर द्वारका आपका गुजरात में द्वारका मठ, फिर पुरी उड़ीसा में एवं श्रृंगेरी जो है कर्नाटक में स्थापना करके भारत में सांस्कृतिक एकता की स्थापना की थी। तो इस पॉइंट को भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में कुआं के अवशेष जो थे वो मोहनजोदाड़ो से मिले थे। कहाँ से मिले थे? मोहनजोदाड़ो से मिले थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो ऋग्वेद किसमें लिखा गया था? देवनागरी में, खरोष्ठी में, पाली में, ब्राह्मी में। तो इसका आंसर क्या है? ब्राह्मी इसकी क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि थी। और ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के बारे में देखें तो ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत माना जाता है ऋग्वेद को। और इसका एक पॉइंट हमेशा पूछा जाता है कि इसमें कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त पाए जाते हैं। और वर्तमान में कितने मंत्र हैं? तो 10,462 इसमें मंत्र हैं। मगर मंत्र संख्या के विषय में विद्वानों में कुछ मतभेद रहता है, तो इस पॉइंट को भी आपको यहाँ पे याद रखना है। बस इसमें यह याद रखिए 10 मंडल 1028 सूक्त, ठीक है। और ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का अब जो है हड़प्पा है पाकिस्तान में। क्या? हड़प्पा आपका पाकिस्तान में। कालीबंगा, लोथल गुजरात, आलमगीरपुर, ये सब कालीबंगा में काली चूड़ी मिली है ना। लोथल में आपका जो समुद्री तट होते हैं वो पाए गए हैं, है ना, पोर्ट पाया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको याद रखना है हड़प्पा अब पाकिस्तान में पाया जाता है। तो अब यहाँ पे देखें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से 1700 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता है और यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। तो एक चीज का हमेशा याद रखिएगा, कोई भी सभ्यता पनपी तभी मानी जाती है जब वो किसी नदी के किनारे स्थापित होती है। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है सिंधु नदी के इर्द गिर्द ही देखी गई है, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया है। और यहाँ पे इससे भी समझ पा रहे हो आप कि विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी, है ना। और यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन सी है? तो ये आपको सबको पता होगा, भगवती सरस्वती जो है भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देती है। सरस्वती मंदिर भी आपका धार में स्थापित है और ये मूर्ति जो है राजा भोज द्वारा स्थापित की गई थी। ये आप प्रतिमा देख पा रहे हैं। और कहाँ स्थापित की गई थी? आपका सरस्वती मंदिर आपका धार में स्थापित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्लासकिया संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। जो क्लासकिया है वो आर्य शब्द है। इसका संस्कृत में क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है हिंदी में एक उत्तम व्यक्ति। क्या? एक उत्तम व्यक्ति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो बीज गणित के रूप में आप सबको पता है कि भास्कर को, किसे? भास्कर को बीज गणित के यहाँ पे रचयिता या इंटेलिजेंट रूप से जाना जाता है इन्हें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा? पत्तन, नॉट पतन। क्या? पत्तन नगर। तो पत्तन नगर जैसे अभी मैंने बताया क्या है? लोथल है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पुराने समय पे सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ पे पत्तन पाए जाते थे, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे डेवलप किया गया था नदी घाटी सभ्यता में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो रामानुज के अनुयायियों ने को कहा जाता है। तो रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो आपको याद रखना है सामवेद का संकलन किससे आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित। अब किस प्रकार आधारित है तो हम समझते हैं कि सामवेद में कुल 1549 मतलब 1549 ऋचाएं हैं।
इसमें मात्र 78 ही नहीं है, कितनी 78 नहीं है, अन्य आपके ऋग्वेद से ली गई हैं। और यह भगवान कृष्ण ने वेदों में अपने को सामवेद कहा है, और साम का अर्थ होता है गान, होता है इसके मंत्रों का गाने वाला क्या कहलाता है, उद्गाता कहे जाते थे। और प्राचीन ग्रंथों में सामवेद में गौरव की गाथा मिलती है, और भारतीय संगीत पर यह प्राचीनतम ग्रंथ है। और एक चीज, एक और क्वेश्चन माना जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो भारतीय संगीत का क्या जाना जनक माना जाता है या रचयिता माना जाता है, तो सामवेद ही वह वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधी पार्वती प्रतीक है, तो किसका प्रतीक है, तो ये प्रतीक है देव और उसकी शक्ति का योग, अर्थात देव और शक्ति का योग कुछ इस प्रकार से, आधा देव आधा शक्ति, शक्ति अर्थात उनकी धर्मपत्नी पार्वती जी, तो कुछ इस प्रकार से अर्धनारीश्वर नाम से स्पष्ट है। और ये किस लिए, किसका प्रतीक है, देव और उसकी शक्ति का योग का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं, तो जो गुप्त शासकों द्वारा चांदी के सिक्के रिलीज किए गए थे उनका नाम होता है रूपक, क्या कहे जाते हैं, रूपक कहे जाते हैं। वो कुछ इस प्रकार से थे गुप्त वंश के चांदी के सिक्के, ठीक है। फिर यहाँ इसी में चांदी के सिक्कों में राजा रानी शैली के भी सिक्के चालू किए गए थे चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ द्वारा सोने के सिक्के चलाए गए थे। तो कुछ इस प्रकार गुप्त शासकों में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है, रूपक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो वैदिक साहित्य में अगर बात करें सर्वाधिक वर्णित नदी आपकी सिंधु नदी है, कौन सी है, सिंधु नदी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नागर, द्रविड़ और बेसर हैं। अब ये नागर, द्रविड़ और बेसर क्या हैं, क्या भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जाति समूह है, क्या 3 मुख्य वर्ण वर्ग जिनमें भारत के भाषाओं को विभक्त किया जाता है, या फिर भारतीय मंदिरी वास्तु की 3 मुख्य शैलियां हैं और भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने हैं। तो ये आपका आंसर होगा, भारत मंदिर वास्तु की क्या है, 3 मुख्य शैलियां हैं। और सर्वाधिक जो आजकल के मंदिर देखे जाते हैं वो किस शैली के देखे जाते हैं, नागर शैली के देखे जाते हैं। इस बात का भी आपको याद रखना है। नागर शैली की शुरुआत भी आप देखेंगे तो गुप्त वंश से स्टार्ट हुई थी। क्या गुप्त वंश के जब आप मंदिर देखते हैं तो नागर शैली के से संबंधित ही उनके मंदिर पाए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, प्राग ऐतिहासिक से, आद्य ऐतिहासिक से, ऐतिहासिक से, उत्तर ऐतिहासिक से। तो अब इसके बात करें तो यह आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, किससे, आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कुछ इस प्रकार से मैप में आप देख सकते हैं, यह अरब सागर हो गया और यहाँ पे आप गुजरात का पूरा एरिया देख सकते हैं, ये पाकिस्तान का पूरा एरिया है और ये सिंध नदी है, आप देख सकते हैं पूरा सिंध, मुल्तान, ये सब लाहौर, यहाँ चिनाब, और इधर का जो ये आलमगीर वगैरह है, यमुना, गंगा, ये पूरा हिस्सा कहाँ आता है, रोपड़, भगवानपुर, ये आपका भारत का हिस्सा आता है। मोस्टली जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है वो पाकिस्तान में देखा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, पुरातात्विक खुदाई, क्योंकि पुरातात्विक खुदाई से ही हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मिली। अब इसकी खुदाई किसने की, सबसे बड़ा सवाल ये आता है। तो इसके बारे में बात करें तो ये इसकी खुदाई जो है हमारे दो प्रसिद्ध दो पुरातत्व शास्त्री दयाराम साहनी तथा राखल दास बनर्जी ने हड़प्पा कहाँ पड़ता है, पंजाब के माउंट गोमरी जिले में स्थित तथा मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थित के प्राचीन स्थलों से पुरा वस्तुएं प्राप्त करके यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है। तो इस चीज का आपको याद रखना है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की, दयाराम साहनी एंड राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की और किससे पता चला, पुरातात्विक खुदाई से इसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, तो मौर्य के बाद सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था, तो वो आपके कौन थे, सातवाहन। तो मौर्य के बाद जो सातवाहन थे, तो मौर्य के बाद दक्षिण भारत के सातवाहनों को प्रभुत्व रहा। इस युग के शासकों में गौतमी पुत्र कौन, सातकर्णी
तथा यज्ञश्री सातकर्णी प्रमुख शासक रहे और सातवाहनों का शकों से लंबा संघर्ष चला, इस बात को भी याद रखना। और सबसे मेन शासक थे आपके गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी का शक शासक से काफी बार युद्ध हुआ, इस पॉइंट को भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक वैदिक सूत्र सूक्ति समर्पित है, तो ये किसे समर्पित है? इंद्र को सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्ति समर्पित की गई हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर ऋग्वेद के बारे में अगर देखें तो ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीनतम माना जाता है। इसमें 1028 सूक्त हैं। इसमें इंद्र के लिए 250 सूक्त, कितने? 250 सूक्त समर्पित किए गए हैं। इंद्र आकाशीय देवताओं में प्रमुख स्थान रखते हैं। ये तूफान और मेघ के देवता माने गए हैं और पूरों को नष्ट करने के कारण उन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। इसके बाद वरुण का स्थान आता है, ये तो इंद्र के समकक्ष थे या दूसरे स्थान पर आते हैं। तो याद रखना इंद्र को क्या कहा जाता है? पुरंदर भी कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पूरों को नष्ट करने के कारण इन्हें पुरंदर कहा जाता है। और इंद्र को कितने सूक्त समर्पित हैं? तो आपके 250 सूक्त यहाँ पे इंद्रों को समर्पित है। इस पॉइंट को भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता, जैसे पहला क्वेश्चन लेते मनु है। कौन? मनु है ना। तो मनु जो है, महाराज मनु प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे तथा सामाजिक व्यवस्थाकार थे। मनु का सामाजिक चिंतन उनके द्वारा रचित मनु स्मृति नामक धर्म ग्रंथ से संकलित है। मेघतिथि, भारुचि, कुल्लूक भट्ट, गोविंद राय आदि पर्वतीय टीकाकारों ने मनु स्मृति पर भाष्य लिखे हैं, तो इस पॉइंट को भी यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये आपका किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो इस इतने आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो साथियों, ये प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आज आपको यहाँ पे पार्ट 1 लेके आए हैं हम। कौन सा? पार्ट 1 लेके आए हैं। इसका पार्ट 2 आपको नेक्स्ट डे पे मिलेगा। पार्ट 2 में हम नेक्स्ट 25 एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन लेके आएंगे। उसी संबंध में हिस्ट्री के, फिर मिडेवल हिस्ट्री के फिर आपको 50 क्वेश्चन 2 पार्ट में मिलेंगे। आधुनिक भारत के भी इसी प्रकार से 50 क्वेश्चन आपको 2 पार्ट में मिलेंगे। इसके साथ साथ इस चैनल पे आपको पटवारी हो, वन रक्षक हो, चाहे जेल प्रहरी हो, उनसे संबंधित जो जीके के मिक्स क्वेश्चन, करंट अफेयर्स, साथ ही साथ आपका एमपी जीके के भी एमसीक्यूज यहाँ पढ़ाए जाएंगे। तो इस सब के लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियोस हम इस चैनल पर लाते रहेंगे। और अगर आपको अदर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उससे संबंधित यहाँ पे वीडियो चाहिए, जैसे प्रबंधन के यहाँ पे वीडियोस तुरंत आने वाले हैं। 1-2 दिन में आपको यहाँ पे प्रबंधन के एमसीक्यूज मिलने चालू हो जाएंगे। तो प्रबंधन से भी आप निष्फिक्र रहिए, हम आपको टॉप 1000 यहाँ पे एमसीक्यू प्रोवाइड कराने वाले हैं। इससे बाहर आपके पटवारी में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। साथ ही साथ यहाँ पे कंप्यूटर के भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पे आपकी इंग्लिश की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो सभी के एमसीक्यूज यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और जब तक के लिए हम जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।